देखो, तमी ओल्धम नाम की एक लड़की थी जिसका जन्म सैन डियागो कैलिफोर्निया में हुआ था। यूएस में तो पता है आपको कि कैलिफोर्निया की स्टेट है और सैन डियागो इसकी कैपिटल। तो इस लड़की को ना बचपन से ही एडवेंचर का बहुत ज्यादा शौक था और इसकी शुरुआती उम्र से ही इसने ट्रैवलिंग करना और बोट पे सफर करना चालू कर दिया था और यही इसका एक शौक बन गया था। बोट पर सफर करते करते इसको मतलब जहाज को चलाने की थोड़ी सी एक कला भी आ गई थी और इसको एक आइडिया हो गया था कि जहाज कैसे चलता है। तो इसने उस दौरान बहुत सारी अपने ट्रैवलिंग में और यात्राओं में बहुत सारी बोट्स पर काम किया है। इसकी वजह से इसको नेविगेशन और सीमैनशिप की पूरी जानकारी हो गई थी। अब साल आया 1983। इसकी मुलाकात एक ब्रिटिश लड़के रिचर्ड शार्प से हुई और रिचर्ड पहले से ही एक एक्सपीरियंस सेलर था, इसको जहाज चलाना बहुत अच्छे से आता था और जल्दी ही तमी और रिचर्ड के बीच एक गहरा रिश्ता हो गया। तो रिचर्ड को एक काम मिला, एक लग्जरी और हाई क्वालिटी नाव याच। इस याच का नाम था हवाना। इसको उसे ताहिती से सैन डियागो पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब देखो, ताहिती एक जगह है जो कि एक आइलैंड है, जो कि आप देख सकते हो मैप में, वो भी पैसिफिक ओशियन में ही है और ये नाव इसको ताहिती से सैन डियागो पहुंचाना था, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो रिचर्ड ने तामी से कहा कि तुम भी मेरे साथ इस यात्रा पे चलो। इस ट्रेवलिंग के लिए उसको मना लिया। तो इस एडवेंचर के शौक के कारण तामी ने भी हाँ कर दिया कि चलो ठीक है चलते हैं। तो इस यात्रा के लिए ना तमी और रिचर्ड ने बहुत सारी प्लानिंग भी की थी। यह एक लंबी और चैलेंजिंग यात्रा थी जो कि 4000 माइल्स की थी और इस जर्नी में उनके कंबाइंड सेलिंग स्किल्स पर निर्भर रहना। तो सितंबर का महीना था और 1983 का साल था। तमी और रिचर्ड ने ताहिती से अपना सफर शुरू किया। शुरू में तो वेदर बहुत ज्यादा काम था। अब ये विशाल से समुद्र के बीच में दोनों से जा रहे थे और जो नेचर का है उसका भी मजा ले रहे थे। तो आप देख सकते हो कि ताहिती से सैन डियागो जाते वक्त 4000 का माइल्स उस टाइम 30 दिनों में सफर होता था और ये दोनों प्रिपेयर थे कि 30 दिन तक ये सफर चलेगा। तो सितंबर के आखिरी में इन्होंने चालू की थी वहां से अपनी जर्नी। अब आ गया था अक्टूबर। अब उनकी एक पीसफुल जर्नी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। उन्होंने अपना रेडियो चालू किया कि अनाउंसमेंट हुई है कि एक बहुत बड़ा तूफान पैसिफिक ओशियन में उनकी तरफ बढ़ रहा है और इस तूफान का नाम था हुरिकेन रेमंड, जो कैटेगरी 4 का तूफान था और इसकी स्पीड 140 माइल्स पर आवर की थी। तमी और रिचर्ड को अब पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी कि एक तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है जो कि बहुत खतरनाक भी है। तो रिचर्ड ने एक दिमाग लगाया कि अगर हम तूफान के बीच में फंस जाएंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है और हमारी नाव भी पलट सकती है। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो रूट था वो थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की कि थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लेते हैं, लेकिन इस तूफान के अगर साइड से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन तूफान जो है वो बहुत तेजी से उनके तरफ बढ़ रहा था। रिचर्ड और तामी ने इस तूफान से लड़ने के लिए पूरी तरीके से अपने को प्रिपेयर कर लिया। तो जो शिप का जो डेक वाला भाग रहता है ना, जो आप देख रहे हो, उन्होंने डेक पर लूज सामान को बांध दिया ताकि तेज हवाओं में कुछ उड़े नहीं। सामान इधर उधर सब बिखरा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट सामान है इसको डेक पे बांध देते हैं क्योंकि तूफान की वजह से सब कुछ उड़ सकता है। और रिचर्ड ने तामिन से कहा कि तुम कैबिन में ही रहो, तुम बाहर मत आना, क्योंकि उसको पता है कि डेक पर रहना खतरे से खाली नहीं है और ये एक जानलेवा भी हो सकता है। तो जैसे ही तूफान इनके याच तक पहुंचा, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स और लहरें उठने लगी चारों तरफ। रिचर्ड ने वहीं से चिल्लाया तामी को कि तुम नीचे ही रहना और बिल्कुल भी कोई भी हालत में बाहर मत आना। और इसी बीच एक बहुत बड़ी लहर उठती है जिस लहर का नाम था रोग वेव। इस लहर ने जोरदार टक्कर मारी याच पे। इसकी वजह से जो तमी जो कैबिन में थी वो वहीं की वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। अब जब करीब 27 घंटे बाद तामी की आंख खुली तो वह बुरी तरह से कंफ्यूज्ड थी और अकेली थी। उसने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे ऊपर डेक पर पहुंचकर रिचर्ड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात यह है कि रिचर्ड समुद्र में बह गया था। जो एक बड़ी वेव्स आई थी वो ऊपर डेक के ऊपर था सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन वो टक्कर के कारण रिचर्ड तो बह गया, लेकिन तामी केबिन में रहने की वजह से बच गई। अब इस शॉकिंग रियलिटी को तामी को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये तो दोनों पार्टनर थे, दोनों साथ में निकले थे अपने मिशन के लिए। अब तुम्हारा पार्टनर ही अगर आधे रास्ते से गायब हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाए तो ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है तामी के लिए। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा कि अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कोई तो कदम उठाना होगा।
तो तामी ने क्या किया, सबसे पहले याच की जो स्थिति थी उसका पूरा सर्वे किया, उसका जायजा लिया। उसने देखा कि जो याच था उसका जो मेन मास्ट था वो टूट गया था। मेन मास्ट वो होता है शिप का जिसपे कपड़ा बांध के और एक डायरेक्शन ऐसी दे देते हैं जिससे हवा टकरा के तुम अपने याच को लेफ्ट या राइट मोड़ सकते हो और जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकते हो, और जो कि सेलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल चीज थी। बिना मास्ट के वह सेल्स नहीं इस्तेमाल कर सकती थी, जिससे उनका बोट बिना दिशा के था और वो कहीं भी भाग रहा था। साथ ही उसका रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिससे वह किसी से मदद और संपर्क नहीं कर सकती थी। इंजन भी काम नहीं कर रहा था और नेविगेशन इक्विपमेंट भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। अब ये निकले थे 30 दिनों के लिए, तो इन्होंने अपने साथ खाना पानी सब कुछ रखा था कि रास्ते में सब कुछ जरूरत पड़ने वाला है। लेकिन हुआ ये कि इस तूफान और इस टक्कर की वजह से जो खाना पड़ा था इधर उधर वो आधा तो बह गया और आधा खराब हो गया। और उन्होंने देखा कि कुछ कैंस और सर्वाइवल राशन ही बचे हैं जिसको उसको खा के अब काम चलाना पड़ेगा, और पानी का भी लिमिटेड सप्लाई है अब। तो उसने अपने याच में बचे कुचे कुछ कपड़े जो भी थे वहां पे उनका उपयोग करके मेक शिफ्ट सेल तैयार की। मतलब वही जो कपड़ा जो मेक शिफ्ट के ऊपर लगता है अपना डायरेक्शन लेने के लिए, उसने वो फिर से बनाने की कोशिश की। लेकिन इस बार वो बोट को सिर्फ धीमी गति से ही लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन पे लेके जाएंगी जहां वो जाना चाहती है। तो नेविगेशन टूल तो खराब हो चुका था, लेकिन इसके पास एक व्रिस्ट वॉच थी जो कि एक लोकेशन का काम करती थी, जो कि एटलीस्ट एक अंदाजा लगा सकते थे कि तुम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ जा रहे हो। और जितने भी सेलर्स है वो इसी का यूज करते थे। तो उसने डिसाइड किया कि वह हवाई की तरफ बढ़ेंगी। हवाई देखो एक और आइलैंड है जो कि आप देख सकते हो, जो कि ताहिती से सैन डिएगो के जाने के बीच में पड़ता है, लेकिन ये भी समुद्र में ही है, और जो कि वहां से 1500 माइल्स दूर था। तो यह सफर बहुत लंबा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था हवाई जाने के अलावा, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस थी और एटलीस्ट हवाई तक भी पहुंच गई तो वहां से कोई ना कोई तो मिलके उसकी मदद कर ही देगा। तो अब हुआ ये कि अगले 41 दिनों तक तामी ने अकेले ओपन ओशियन में अपनी लाइफ बचाने के लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किया, जो भी उसके पास खाना पानी था कम से कम वो खाती पीती थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खा लेंगी और वो वहां तक नहीं पहुंच पाई तो उसका राशन पहले ही खत्म हो जाएगा और उसकी जान भी जा सकती थी। और वह बीच बीच में छोटी मोटी मछलियां पकड़ के भी खा लेती थी ताकि उसका गुजारा हो सके, उसका पेट भर सके, कुछ तो एनर्जी मिले। दिन ब दिन तेज धूप और रात में ठंडी हवा से उसकी हालत खराब होने लगी अब, और डिहाइड्रेशन, सनबर्न और हंगर जैसी चीजें उसको परेशान करने लगी। उसकी जो हालत थी वो दिन पे दिन कमजोर होते जा रही थी और एनर्जी दिन पे दिन लूज होते जा रही थी। लेकिन उसका जो गोल था, उसका जो दिमाग था कि मुझे जाना है हवाई, चाहे कैसे भी हो, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, मुझे कैसे भी हवाई पहुंचना है, और ये उसका फोकस 100% था। लेकिन इस आइसोलेशन के कारण तामी के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ा और अकेलेपन में वह रिचर्ड को याद करती थी। आपने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी होगी, उसमें कुछ ऐसा ही सीन दिखाया था कि जब हेलोजिनेशन होता है तो क्या क्या चीजें दिखती है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि रिचर्ड उनके पास है, उनके पास में बैठे हैं और उसे मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम्हें और कैसे आगे बढ़ना है। अब हर दिन तामी अपनी जो डायरेक्शन थी उसको जांचती थी ताकि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, एटलीस्ट एक कैलकुलेटेड डायरेक्शन। और वो हर कोशिश करती थी हर दिन यही कि उसकी जो याच है वो कैसे भी हवाई तक पहुंच जाए। और 41 डेज हो चुके थे, मॉर्निंग का समय था। तामी को फाइनली एक लैंड दिखा, एक झलक दिखाई दी, वह हवाई के पास का ही नजारा था। वह उस वक्त बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, माल न्यूरिश्ड हो गई थी और डिहाइड्रेट हो गई थी। लेकिन इस उम्मीद और उत्साह के साथ उन्होंने अपनी जो डैमेज याच थी उसको एक फाइनल पुश दिया और कोशिश की कि कैसे भी मैं उस शोर तक पहुंच जाऊं, मतलब वो किनारे तक पहुंच जाऊं। मछुआरे ने जैसे एक समुद्र में स्ट्रेंजर याच देखी, सब ने मदद करने के लिए वहां गए और इस याच को अपने किनारे तक के लेके आए। उसके बाद इस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, इसको मेडिकल सुपरविजन में रखा। रेस्क्यू के बाद टॉमी को इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से उभरने में बहुत ज्यादा समय लगा और इस घटना के कई सालों बाद इसने अपनी जो जर्नी थी इसको एक बुक में बताया था, जिस बुक का नाम है रेड स्काई इन मॉर्निंग, ए ट्रू स्टोरी ऑफ लव, लॉस एंड सर्वाइवल एट सी में सब कुछ लिखा गया है। और इस किताब के माध्यम से इसने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे एक इंसान अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन और अपने जीवन के टफेस्ट समय को भी पार कर सकता है। और उनकी इस इनक्रेडिबल स्टोरी पर 2018 में एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म का नाम था एड्रिफ्ट।
और उनकी इस जर्नी ने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और तामी की यह सर्वाइवल स्टोरी एक रिमाइंडर है कि जब भी इंसान के सामने कोई भी एक चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण अगर टास्क आ जाए तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस विल पावर मजबूत रहना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।